न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर नृपेंद्र बिश्नोई जी आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आप काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स हैं और पूरा गाज़ियाबाद एनसीआर जो है आपके अनुभव को काफ़ी विश्वास करता है। सर, सर्वप्रथम जो नए दर्शक हैं, चूँकि यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, दूर दराज के लोग देखते रहते हैं, तो मैं चाहूँगा सर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए सर। मैं डॉक्टर नृपेंद्र बिश्नोई, सीनियर ईएनटी सर्जन। मैं अपने क्लिनिक यशोदा हॉस्पिटल के क्लिनिक के अलावा यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर में भी प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा क्लिनिक यहाँ G88 पटेल नगर फर्स्ट में है। लास्ट 12 साल से मैं यशोदा हॉस्पिटल में एज ए ईएनटी सर्जन, सीनियर ईएनटी सर्जन कार्यरत हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई MBBS की और MS की जबलपुर से करने के बाद मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में मैंने प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद वहाँ का बहुत ज़्यादा अनुभव लेकर फिर मैं यशोदा हॉस्पिटल में आया और जब से फिर यशोदा हॉस्पिटल और अपने क्लिनिक पर मैं पटेल नगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, 2 सवाल था मेरा। कोरोना के बाद जो पूरा विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, जी जी हमारा भारत देश भी अछूता नहीं था। जी 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 और सर उसमें आँखों का, कान का और नाक, कान, गला, ये सब ज़्यादा इफेक्टेड होता था और नाक से ही जो है कोरोना की जांच भी होती थी। जी जी। तो क्या लगता है कि सर अब जो है, जो हमारी आवाम है या मरीज है, जागरूक हुए पहले से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके? हाँ, कोरोना ने सिर्फ हमें ही नहीं पूरे विश्व को बहुत चीज़ें सिखाई हैं। कोरोना से पहले लोगों को वायरल इन्फेक्शन का इतना गंभीर नॉलेज नहीं होता था। कोरोना के बाद लोगों को वायरल इन्फेक्शन क्या होता है और वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, मास्क का यूज़ करना, दवाइयों का बेसिक सा नॉलेज होना और कैसे प्रिकॉशंस लेना, ये सिखा दिया है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। लोगों ने अपने आप आँखों से जो देखा है उस समय, उस स्थिति को कोई नहीं भूल सकता है। कोरोना गया, उसके बाद ब्लैक फंगस आया, उससे पहले भी स्वाइन फ्लू आया था, बट स्वाइन फ्लू इतना खतरनाक नहीं माना जाता था। कोरोना और ब्लैक फंगस ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं और हमने देखा भी है कि पेशेंट्स जो आप हमारे पास आते हैं वो काफ़ी अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर। अभी भी उनको अगर थोड़ा वायरल इन्फेक्शन लगता है, बुखार आता है, खांसी होती है, स्मेल चला जाता है, टेस्ट चला जाता है, थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, वो तुरंत आके हमसे परामर्श करते हैं, विचार डिस्कस करते हैं कि हमें कोविड का टेस्ट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। हालांकि कोविड के वैक्सीन लगने के बाद कोविड का इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया है, गंभीरता कम हो गई है, इसकी जो सीवियरिटी है वो कम हो गई है, बट फिर भी लोगों में जागरूकता ज़रूर हुई है और लोग बहुत ज़्यादा सचेत हुए हैं इस चीज़ को लेकर। और एज अ डॉक्टर अगर मैं बोलूँ तो कोरोना के बाद हमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं कुछ बीमारियों में। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कान की बीमारी का, तो एक बीमारी होती है कान में, सडन ऑनसेट सेंसरी न्यूरल डेफनेस, जिसमें होता है कि अचानक से एक कान की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, एक कान की अचानक से। वो बीमारी कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पहले इंसिडेंस इसका काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन पोस्ट कोविड एरा में हमें काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर हम देखा गले का मामला है, तो गले में जो पैरोटिड ग्लैंड्स की इन्फेक्शन, जिसको हम मम्प्स बोलते हैं, मम्प्स का इसी साल, इसी वर्ष काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। हमें नहीं पता कि सर मम्प्स को और बोलचाल की भाषा में क्या बोल सकते हैं? कन्फेड बोलते हैं इसको। okay. जिसमें पैरोटिड ग्लैंड्स, यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, जो कि थूक ग्रंथि होता है जिसमें हमारा थूक बनता है। जी जी जी। तो ये भी अभी एक काफ़ी डिस्कशन और रिसर्च का विषय है कि क्या ये पोस्ट कोविड एरा में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले ये केसेस हमें काफ़ी कम देखने को मिलते थे। अगर आप इन जनरल एस्टीमेट लगाओ तो साल भर में मुश्किल से 10-20 केसेस हम देखते थे। जी जी। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि हमें हर रोज़ ओपीडी में 2-3 पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इवन बच्चों में भी और बड़ों में भी। और ये वायरल इन्फेक्शन जो होता है, ये भी एक तरह से वायरस है जो कि
बड़ों में एक दूसरे से फैल सकता है, बच्चों में भी एक दूसरे से फैल सकता है, परिवार में एक दूसरे से फैल सकता है। जी जी। तो ये इन्फेक्शन इस साल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी ये रिसर्च का विषय है कि ये कोविड का ही कुछ वेरिएशन है या कुछ और है। तो इस पे रिसर्च इस पे हाँ, ये रिसर्च का विषय है। अभी इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये कोविड वायरस का ही कोई दूसरा वायरस है जो म्यूटेंट होके आया है या फिर कुछ और है, लेकिन डेफिनेटली इसका इंसिडेंस इस साल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। डॉक्टर साहब, विष्णु जी, एक सवाल मेरा था, जो एक नाक एक ऐसा शारीरिक बनावट का प्रमुख भाग है कि हमेशा जो है खुला रहता है सर, जी सोते समय भी कहीं भी जाएं हम अफेक्टेड होता है। जी। तो जो सबसे बड़ी बीमारियों के जो प्रवेश द्वार है, तो जैसे हमने मुंह बंद कर लिया लेकिन नाक का सांस जारी रहता है, जी जी। तो बचाव क्या होना चाहिए कि बड़ी बीमारी प्रवेश न कर पाए, और कितना महत्वपूर्ण है सर नाक? नाक तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पूरा शरीर हमारा ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करता है। ऑक्सीजन हवा में रहती है और हवा हमारी नाक से एंटर करती है, गले में जाती है, गले से फिर छाती में जाती है। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो कोविड में जैसे काफ़ी लोगों ने मास्क यूज़ करना शुरू किया था, और अभी तक आप देखेंगे काफ़ी लोग मास्क यूज़ करते भी हैं। तो एक मास्क पहनना, पर्टिकुलरली N95 या सिंपल 3 प्लाई मास्क जो है, अगर वो पहनेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। उसके दो रीज़न, एक तो वायरल इन्फेक्शन से हम बचे रहेंगे, और दूसरा पॉल्यूशन से बचे रहेंगे। इस मौसम में दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद पॉल्यूशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और दिल्ली NCR में आपको पता है कि गाज़ियाबाद एक ऐसी जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन रहता है। तो पॉल्यूशन एंटर करेगी नाक से, छाती में जाएगी। फिर जो पेशेंट्स ऑलरेडी एलर्जिक है, जिनको ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े करेगी नाक से, छाती में जाएगी। फिर जो पेशेंट्स ऑलरेडी एलर्जिक है, जिनको ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं पहले से ही, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बुजुर्ग लोग, डायबिटिक लोग, तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस समय मास्क का यूज़ करें। तो मास्क पहनने से एक तरह से डबल बचाव रहता है इन्फेक्शन से भी। इस समय वायरल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। वायरल इन्फेक्शन से हमारा बचाव रहेगा, प्लस पॉल्यूशन से हमारा बचाव रहेगा। ओवरऑल हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी प्रिकॉशनरी मेजर है, और बहुत सिंपल प्रिकॉशनरी मेजर है। एक बार हम मास्क लगाएंगे तो हमें, आप देखेंगे खुद ही कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन की रेट्स हैं साल भर में, जिनको 4 से 5 बार इन्फेक्शन होता था, वो घट के 1 या 2 बार ही रह जाएगा, या हो सकता ना भी हो। इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन के लिए मैं और सजेस्ट करूँगा कि हर साल हम इसमें एक वैक्सीन आती है जो लगवाना चाहिए। मैं एडवाइस करूँगा कि सभी को कि साल में एक बार वैक्सीन का डोज ज़रूर लगवाएं। जो लोग वैक्सीन से एलर्जिक हैं वो अलग बात है, अदरवाइज जो लोग एलर्जिक नहीं हैं, तो हर साल इसकी एक नए स्ट्रेन की वैक्सीन आती है। वो लगाने से वायरल इन्फेक्शन की सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो जाती है। तो ये लगवाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रवेश द्वार यही होती है। हाँ जी, तो शायद बचाव हो जाएगा। बचाव हो जाएगा। एक सर बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, जी जी, जो नाक और कान और गले की प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं, अगर थोड़ा सा बता दें सर, तो जागरूकता थोड़ी बढ़ेगी सर। जी जी जी। देखिए, कान में अगर हम शुरुआत करें कि कान में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है सुनाई में दिक्कत, कान बहने की शिकायत, कान में दर्द की शिकायत। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी होती है वो कान में इन्फेक्शन होने की। इन्फेक्शन आउटर ईयर में, बाहरी कान में भी हो सकता है, भीतर मिडिल ईयर में भी हो सकता है, और अंदरूनी कान में भी हो सकता है। दूसरा, सुनने की शिकायत भी है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे कान, नाक, गला तीनों जुड़ा रहता है, तो नाक का इन्फेक्शन या सिंपल जुकाम हम बोले हैं, इस जुकाम की वजह से भी कान में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। और गले की प्रॉब्लम की वजह से भी नाक में भी और कान में भी दिक्कतें आ सकती हैं। जी जी जी। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कान की प्रॉब्लम है तो कान की ही है। बच्चों में ज़्यादातर ये देखा जाता है, जो बच्चे कान में दर्द लेकर आते हैं या कान से मवाद की स्थिति लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम नाक की वजह से होती है, और नाक की वजह से कान में प्रॉब्लम आ जाती है। गला भी कनेक्टेड रहता है, तो कई बार गले में, नाक में बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, वो गले से उतरता है तो गले में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम कर देता है। तो नाक में सिंपल जुकाम, वायरल इन्फेक्शन से लेके साइनस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, गले में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, और गले में फेरिंजाइटिस की प्रॉब्लम, वोकल कॉर्ड्स में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। राइट सर, एक सवाल मेरा था, कैंसर क्योंकि पहले बहुत कम सुनने को मिलता था कि दूर दराज में कोई एक है, अभी आम ज़्यादा मरीज इसके पाए जा रहे हैं। और गले का कैंसर भी सर एक तरह से काफ़ी सुना जाता है। सर उसका बचाव कितना आवश्यक है,
और निपेन बिश्नोई जी का जो ये क्लिनिक है पटेल नगर में, क्या उसका भी इलाज संभव है? हाँ जी, देखिए गले में जो कैंसर होता है ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड भी हो सकता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक में जैसे अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, घर में किसी क्लोज परिवार के मेंबर को अगर आपका किसी को कैंसर हुआ है तो आप हाई रिस्क पर हैं कैंसर होने के। जी जी। तो ऐसे केसेस में आपको बचाव करना बहुत ज़रूरी है। बचाव में आपको बताऊंगा। और दूसरा जैसे जो मैंने बताया लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं हो गई हैं ये, जैसे शुगर और बीपी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, जैसे कैंसर भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब के आदी रहते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क हो जाती है ये सब चीज़ों में। तो बचाव में एक ये भी स्टेप आ जाता है कि जो लोग ऑलरेडी जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है इस कैंसर होने का, तो उन लोगों को वैसे भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इनके अलावा जो लोग बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब नहीं लेते हैं और जिनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है कैंसर होने का, जो सेकेंड कॉज है उसका उनका कैंसर होने का, दैट इज शार्प टूथ। मतलब जो हमारा दांत है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो दांत होता है हमारा, दांत का कई बार जो मार्जिन होता है वो बहुत शार्प होता है और वो शार्पनेस जीभ को काटने लगता है। इसकी वजह से कई बार अनआइडेंटिफाइड छाला बन जाता है, क्योंकि वो पेनलेस होता है, पेन नहीं होता उसमें, तो कई बार वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मसाला खाना, शार्प टूथ, गुटखा ये सब लेना, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट लेना, ये नुकसानदायक है। जहाँ तक इसकी जांच और इलाज का संभव है, हमारे सेंटर पे इन सब की जांच भी संभव है और इलाज भी संभव है। लेकिन जब जो एडवांस कैंसर हो जाते हैं उसके लिए फिर हम पेशेंट्स को यहाँ से रेफर कर देते हैं। राइट। तो सर जो आपने बताया कि दांत से जो कट लगता है, ये एक बहुत बड़ी बात आपने बताई, अमूमन किसी को पता भी नहीं चलता होगा। तो कितने लंबे समय के बाद वो कैंसर के रूप में कन्वर्ट होता होगा? देखिए, जब ये शार्प टूथ से जब छाला होता है स्टार्टिंग में तो ये इसमें पेन नहीं होता है, लेकिन घाव जरूर बना रहता है इसमें। तो वो घाव जब लंबे टाइम तक बना रहता है तो उसमें कैंसर होने की संभावना रहती है। जिसमें अगर पेन हो जाता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पेन होना ये गुड साइन है कि वो जल्दी आइडेंटिफाइड हो जाता है। अगर जहाँ पेन नहीं है वहाँ दिक्कत वाली बात है। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। एक सवाल मेरा और भी था कि सर देखा जाता है कि हर चीज़ों में एडवांस विज्ञान और मेडिकल साइंस में है, तो ये नाक और कान और गले में जो साइंस ने कितनी तरक्की की, कहाँ तक हम एडवांस पहुँच पाए, कितनी बड़ी बीमारी को एक तरह से देखा जाए तो इंडिया सर एक टूरिज्म बन गया है मेडिकल के लिए। जी। तो कितने बड़ी चीज़ों का इलाज संभव हो पा रहा है सर? देखिए, ऑलमोस्ट जो सुविधा आपको अमेरिका में या बड़े बड़े देशों में मिलेगी वो सुविधा आपको भारत में भी आज अवेलेबल है और बहुत कम कॉस्ट में। अगर मैं आप बात करूं कि जैसे बच्चों में पहले यहाँ पर इंडिया में नहीं होता था, लेकिन लास्ट 15 से 20 साल में हमने कॉकलियर इम्प्लांट की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। कॉकलियर इम्प्लांट एक तरह से मशीन होती है, सुनने की मशीन होती है, जो ऑपरेशन करके कान के अंदर डाली जाती है। जी सर। और ये बच्चों में छोटे छोटे बच्चों में जो कि जन्म से गूंगे और बहरे होते हैं, जिनकी सुनने की क्षमता नहीं होती है, उनमें ये डाला जाता है मशीन। और या फिर बुजुर्गों में जो कि 70 साल 80 साल के हैं या फिर और अर्ली एज के भी है, जिन्होंने अपनी सुनने की क्षमता पूरी तरह से खो दी है और जिनकी स्पीच बहुत अच्छी है, जो अच्छे से बोल लगते हैं, उनमें कॉकलियर इम्प्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनमें इम्प्लांट करके वो नॉर्मल अपनी लाइफ जी सकते हैं। और बुजुर्गों में जिनमें मशीन काम नहीं करती उसमें भी हम कर सकते हैं ये जो सर जन्म से मतलब नहीं सुन सकते, उनके लिए आप बता रहे हैं। लेकिन एक एज लिमिट तक है बच्चों में। जो बच्चे बोलना नहीं सीख पाते हैं, अगर हम उनको 5 या 6 साल से पहले ऑपरेशन करके अगर हम इम्प्लांट डाल दें उन्हें, उन बच्चों की बोलने की कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है और सुनने की भी अच्छी हो जाती है और नॉर्मल की तरह डेवलप कर जाते हैं बच्चे। लेकिन एक एज के बाद अगर हम उसको डालें तो फायदा नहीं होता है। ऐसी बुजुर्गों में है जो ऑलरेडी अच्छे से बोल सकते हैं, जिनकी सुनने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिनमें मशीन काम नहीं करती, हियरिंग एड, उनमें कॉकलियर इम्प्लांट एक बहुत अच्छा साधन है। इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी जो हम लोग यहाँ पर यशोदा में रूटीनली करते हैं, उसमें कि ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं वो नाक के द्वारा दूरबीन से हम निकाल देते हैं। अच्छा। पहले क्या होता था कि न्यूरोसर्जन इसको ऑपरेट करते थे, पूरा सिर को ऊपर उठा के यहाँ से चीरा लगा के वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करते थे, जिसमें मरीज 15-20 दिन महीने भर तक हॉस्पिटल में लेकर रहता था। रिस्की बहुत रहता था।
वही ऑपरेशन आजकल नाक के रास्ते से दूरबीन के द्वारा कुछ चंद घंटों में हो जाता है और अगले दिन से मरीज अपने बेड से उठकर चलने लगता है। तो इतना ज़्यादा हर चीज़ में एडवांस हुई है टेक्नोलॉजी, मशीनें एडवांस हुई हैं, कोअबलेशन टेक्निक आ गई है जिसमें टॉन्सिल्स का ऑपरेशन, एडिनॉइड का ऑपरेशन, बिना किसी ब्लीडिंग के, एक बूंद उसमें ब्लड नहीं निकलता है कोअबलेशन में। अच्छा, हाँ, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद है और यही चीज़ वो विश्व स्तरीय है, विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पे गाजियाबाद में गाजियाबाद अवेलेबल है सर। जी। अच्छा सर, एक सवाल था, बस 5 मिनट सर, आप 2 मिनट आप लेंगे, क्योंकि सर बड़ा जरूरी है जनता के लिए। अक्सर देखा जाता है भारत देश में सर एक्सीडेंट बहुत होता है और सबसे ज्यादा उसमें मुंह ही फटता है और नाक डैमेज होता है। तो सर जैसे कि लोग कहते हैं भाई नाक का रिप्लेसमेंट या प्लास्टिक सर्जरी या वाट एवर, उसमें हम लोग का कितना अपडेट है सर आपके द्वारा? वो सारी चीज़ें सर संभव है, वो सारी चीज़ें हम लोग एज ए रूटीन करते हैं और हमारे साथ नाक बिल्कुल टूट जाए तो? हाँ, बिल्कुल रिपेयर हो जाती है, नाक भी रिपेयर हो जाती है, जबड़ा भी लग जाता है। इसमें एक पूरी टीम होती है हमारी, जिसमें कि प्लास्टिक सर्जन होते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं और ईएनटी सर्जन, हम लोग की टीम है उसमें। तो इसमें जो टीम वर्क होता है, इसमें कहीं किसी के कई बार दांत भी टूट जाते हैं, किसी का जबड़ा भी टूट जाता है, नाक तो टूटी रहती है। इसमें हमारे साथ आई सर्जन भी रहते हैं। तो ये पूरी टीम होती है, पूरी टीम एज ए टीम वर्क हम काम करते हैं और इसमें हर चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटी सर। सर अंत में एक सवाल है जी हाँ कि सर ये जो ठंडक का मौसम है जो अभी चल रहा है, जो बीता है, जो चल रहा है, एक सर मेरा सवाल रह गया था ब्लैक फंगस के बारे में सर। जी। उससे भी बहुत भयभीत है लोग, ये क्या होता है और कितना अच्छा इलाज है सर? हाँ जी, आपके पास इसका? जी। देखिए ब्लैक फंगस मैंने, आप देखेंगे मेरा लास्ट जब ब्लैक फंगस आया था, मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा इसका। ब्लैक फंगस कोई पुरानी बीमारी नहीं थी, कोई नई बीमारी नहीं थी उस टाइम जब आई थी। ब्लैक फंगस बहुत पुरानी बीमारी है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के कोरोना से ज़्यादा लोग डरते हैं उससे। हाँ, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि कोविड के बाद हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। इसमें एक ब्लैक फंगस भी था और अभी जैसे मम्स आ रहा है इस टाइप का। तो ब्लैक फंगस के इंसिडेंट्स कोविड के बाद बढ़ गए थे, एकदम से बढ़े थे, फिर कम हो गए। ब्लैक फंगस एक तरह से फंगस होता है। ये फंगस हवा में रहता है, मॉइस्चर, जहाँ पर मॉइस्चर एनवायरनमेंट है वहाँ पर रहता है और वहाँ से फिर नाक में चला जाता है, नाक से फिर ये आँखों में, ब्रेन में चला जा सकता है, चेस्ट में भी चला जाता है। इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये जहाँ जहाँ जाता है उस सबको डैमेज कर देता है। वहाँ का जो ब्लड सप्लाई ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है, तो वो ऑर्गन डेड होने लगता है, इसलिए ये खतरनाक माना जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है, ये हर किसी को नहीं हो सकता। ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जिनकी बॉडी सब पर बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो गई हो। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में या पेशेंट्स जिनकी ऑलरेडी दवाई चल रही है इम्यूनिटी कम करने के लिए। कोविड के बाद कुछ केसेस हमें देखने को मिले थे जिसमें ये नॉर्मल पेशेंट्स में भी हुआ है, बट वो एक्सेप्शंस थे, हर जगह हमेशा नहीं मिले हैं। ये ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट हमने पहले भी किया था और इसका जो सबसे अच्छा इलाज है वो टाइमली ट्रीटमेंट है। सही टाइम पे ट्रीटमेंट लिया जाए, एंटी फंगल थेरेपी दिया जाए और साथ साथ में ऑपरेशन किया जाए। एक सिंगल स्टेज ऑपरेशन इसमें कभी नहीं होता है, इसमें धीरे धीरे करके सफाई होती रहती है नाक की, जिससे कि दवाई अच्छे से अंदर पेनिट्रेट कर सके, दवाई अच्छे से काम कर सके। सपोज अगर नाक में एक साइनस में चले गया तो साइनस को पूरा साफ कर देते हैं ऑपरेशन करके, उसके बाद दवाई तो चलती साथ में, फिर थोड़े दिन के बाद फिर हम दोबारा उसको देखते हैं कि फंगस बढ़ तो नहीं रहा है और उसी हिसाब से आगे उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। ट्रीटमेंट इसका जो है कॉस्टली भी है और लंबा भी है, काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट इसका चलता है। तो ब्लैक फंगस जब कोविड के बाद आया था तो काफ़ी ज़्यादा उस समय डरे हुए थे पेशेंट, तो उनका डरना स्वाभाविक भी था क्योंकि एक तो बीमारी इतनी खतरनाक थी और दूसरा उस समय इसकी दवाई भी काफ़ी नहीं मिल रही थी, महंगी थी और मिल भी नहीं रही थी। सरकार ने उस समय टाइमली स्टेप्स उठाए तो फिर कुछ दवाइयाँ थोड़े टाइम के बाद मिलने लगी थी और करीबन 25 से 30 ब्लैक फंगस का इलाज मैंने यशोदा में किया था। उस समय ब्लैक फंगस सक्सेसफुल किया था, ऑपरेशन भी किया था और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया था, दोनों किया था जी। सब सफल सब पेशेंट्स काफ़ी, हाँ काफ़ी पेशेंट्स उसमें खुश रहे हैं और आज तक मुझे फॉलोअप करते हैं और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वर्तमान में सर उसकी दवाइयाँ सब अवेलेबल हैं? अभी अवेलेबल है, बट जैसे मैंने बताया कि ये कोविड के बाद ही हमें देखने को मिला था इतना ज़्यादा। अभी भी पेशेंट्स आते हैं बट पहले की तरह स्थिति हो गई है जो प्री कोविड एरा में था। कोविड से पहले था कि साल में 2 पेशेंट 3 पेशेंट 4 पेशेंट, उस टाइम
उस टाइम जब कोविड के बाद तो इमीडिएटली एक तरह से मान के चलिए कि ब्लैक फंगस एक बाढ़ आ गई थी ब्लैक फंगस के पेशेंट्स की। सर एक सवाल और था, आप सर्जन हैं, देखा जा रहा है वर्तमान में जो मेडिकल में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो सर्जन में कम जा रहे हैं, मेडिसिन में ज़्यादा जा रहे हैं। और वजह जहाँ तक मैं समझ में आया वो उपभोक्ता फोरम। मैं यही चाहता हूँ कि डॉक्टर को इलाज करने के लिए लिबर्टी और मिले, तो सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, कोई भी डॉक्टर है कभी नहीं चाहता कि उसके पेशेंट का नुकसान हो उनकी वजह से, लेकिन आजकल अब ये किसको अब जिम्मेदार बोलेंगे इस चीज़ को नहीं बोल सकते हैं, बट ये कि कुछ पेशेंट्स भी रेस्टलेस हो गए हैं, उनको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, जो कि संभव नहीं है। मेडिकल साइंस इतनी डेवलप कर चुकी, बट जो पेशेंट्स कई बार कुछ पेशेंट्स अटेंडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, वो संभव नहीं हो पाता है। तो ऑब्वियसली डॉक्टर अपना पूरा मेहनत करता है, ईमानदारी से कोशिश करता है कि उसका पेशेंट ठीक हो, अच्छा हो, जल्दी ठीक हो जाए, जिससे कि वो अपने घर जा सके, घर वाले खुश रह सकें, अपने परिवार के साथ रह सके, लेकिन हर बार वो संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर अटेंडेंट या पेशेंट डॉक्टर की गलती बता के और उसको अननेसेसरी कई बार इशू क्रिएट कर देते हैं। नहीं सर, हमारे देश में डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं लोग। जी, मानते हैं, बट थोड़ा सा जो अब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, अगर आप देखेंगे तो पहले से। और लेकिन थोड़ी लिबर्टी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर और अच्छी तरह से मजबूती से काम कर सके। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, और इसमें पूरा ट्रस्ट दिखाना चाहिए पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसे डॉक्टर हैं, ये वैसे डॉक्टर हैं, बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट का नहीं चाहता है कि उसका बुरा हो या वो बुरा करें। हमेशा अपना पूरा प्रयास करते हैं कि वो अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करें, जिससे कि मरीज ठीक हो, उनके घर वाले अच्छे रहें। सर ये बहुत बड़ी बात है कि गाजियाबाद में आपने 25 फंगस के मरीजों को ठीक किया, जो आज अच्छी तरह से हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है गाजियाबाद। सर एक सवाल और था, सर देखा जाता है कि अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इंश्योरेंस बहुत बड़ा रोल ले लिया है सर। तो सर जो नाक, कान और गले के लिए इंश्योरेंस सभी इलाजों को प्रेफर करता है? हाँ जी, सभी इलाजों को प्रेफर करता है। जैसे मैंने बताया था कॉकलियर इम्प्लांट, जो कि बाय बर्थ जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, उसमें ये मेडिक्लेम नहीं होता है। अदरवाइज ज़्यादातर बीमारियों में मेडिक्लेम कवर करता है। हाँ जी सर, जो आयुष्मान कार्ड है इसके और पारदर्शिता होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड देखिए मोदी जी की एक बहुत अच्छी योजना है आयुष्मान कार्ड का, और हम चाहते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा और अभी सुधार हो, मॉडिफिकेशन हो, जिससे कि सारे फैलाव ज़्यादा हो। हाँ, जिससे कि और ज़्यादा इसमें हॉस्पिटल कवरेज आ सके। राइट सर। सर अंत में एक सवाल और मैं सभी से पूछता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का तो देखिए आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब जो उन्होंने शुरू से काम करते आ रहे हैं, निस्वार्थ सेवा उन्होंने लोगों की करी है और वो करते आ रहे हैं। और अभी तो उन्होंने एक तरीके से जो राम मंदिर का करा है, राम प्रतिष्ठा, इसका मीन्स कोई भी तोड़ नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि ये राम जी खुद ही धरती पर उतर आए हैं मोदी जी के रूप में। क्योंकि उन्होंने कहा था सर कि 1000 वर्षों तक हमें इस बात को और मजबूती से लाना है सर। जी सर एक शब्द बस मैं चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्य कर रहे हैं, योगी जी के बारे में बोलें, उनका लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कैसा है? गाजियाबाद में अगर मैं बताऊँ, मैं बेसिकली मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। जी। जब मैं गाजियाबाद आया था 2012 में, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था यशोदा में, तो मैंने जब अपने फ्रेंड्स को, परिवार वालों को बताया कि मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ RML ज्वाइन करने के बाद, तो मुझे लोगों ने यही बोला कि बहुत ही बदमाश शहर है, बहुत ही गुंडों का शहर है, बच के रहना पड़ेगा आपको वहाँ पर। और मेरे को आज यहाँ पर 12 साल हो जाएंगे 2024 में, तो मेरे सामने जो मैंने बदलाव देखा है वो टोटली डिफरेंट है। जो इमेज कैरी करते थे योगी जी के कार्यकाल में, तो जो इमेज पहले लोग कैरी करते थे, आज वो इमेज बिल्कुल बदल चुकी है। इस टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मोदी जी की प्रायोरिटी है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है क्राइम, बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। हाँ, और मैं वही चाहूँगा कि इस समय मेरे सामने गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस भी हुई हैं। पहले मोहन नगर से मुझे यहाँ आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता था,
आज वही रास्ता मैं मुश्किल से 15 मिनट में तय कर लेता हूँ। जी जी जी। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, और मोदी जी ने हर नॉट ओनली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में बट हर चीज़ में डेवलपमेंट किया है यहाँ पर। 24 में मोदी जी आ रहे हैं। 100%। डॉक्टर नृपेंद्र बिश्नोई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे हम आपसे बात करेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू।